लिखना था डीएनए व आरएनए में डिफरेंस, है ना? क्या ऐसा थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है वो लिखना है, ठीक है? चलो लिखिए, डीएनए व आरएनए में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहली बात, जो डीएनए होता है वो आरएनए की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल होने के कारण हम इसे ही चुनते हैं जेनेटिक मटेरियल को या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना? तो लिखिएगा, लिखेंगे डीएनए केमिकली ज़्यादा स्थायी होता है, डीएनए इज केमिकली मोर स्टेबल, डीएनए इज केमिकली मोर स्टेबल। डीएनए रासायनिक रूप से ज़्यादा स्थायी होता है, जबकि आरएनए कम स्थायी होता है। while RNA is less stable, and the reason is that, और इसका कारण यह है कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, जो कि एक कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है, विच वर्क एज कैटालिस्ट, जो कि एक कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है, जो कि एक कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। जबकि डीएनए कभी भी कैटालिस्ट की तरह कार्य नहीं करता। while डीएनए नेवर एक्ट एज कैटालिस्ट, जबकि डीएनए कभी भी कैटालिस्ट की तरह कार्य नहीं करता। while डीएनए नेवर एक्ट एज कैटालिस्ट, जबकि डीएनए कभी भी कैटालिस्ट की तरह कार्य नहीं करता, अतः यह ज़्यादा स्टेबल है, हैंस इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए के जो केमिकल हैं, उन केमिकल के स्टेबिलिटी के आधार पर अगर देखा जाए तो डीएनए के जो केमिकल हैं वो ज़्यादा स्थायी है। स्थायी का मतलब है वो जल्दी से चेंज नहीं होते हैं, और उसमें यूरेसिल है, और यूरेसिल क्या है, एक कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है, और उसके कैटालिस्ट होने के कारण उसके अंदर रिएक्शन तेज हो जाते हैं और वो चेंज हो जाता है जल्दी से, और जो बार बार चेंज हो वो अच्छा नहीं है कि हम उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करें। ठीक है ना, इसीलिए डीएनए बेस्ट है, और उसका कारण है क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, आगे लिखेंगे, अब जो डीएनए के बेस पेयर हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, और आरएनए के जो हैं वो ज़्यादा। लिखेंगे, डीएनए के पास कम रिएक्टिव बेस पेयर होते हैं। डीएनए हैज अ लेस रिएक्टिव बेस पेयर, डीएनए के पास कम रिएक्टिव बेस पेयर है, कम क्रियाशील बेस पेयर हैं। आरएनए के पास, आरएनए हैज अ मोर रिएक्टिव बेसेस, आरएनए के पास ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर रिएक्टिव है तो वो जल्दी से क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो उसके पास, ठीक है ना, यहां पर भी अंतर आ रहा है। दूसरी बात, अगली बात, जो डीएनए है वो सामान्यतः डबल हेलिक्स होता है, बोले तो डबल स्टैंडर्ड होता है। अब किसी के 2 पैर हैं, किसी के 1 पैर हैं, तो कौन अच्छी तरह से फिजिकली खड़ा रह सकता है, 2 पैर वाला।
तो डीएनए फिजिकली भी आरएनए से क्या है, ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि फिजिकली उसके कितने स्टैंड हैं, 2, जबकि आरएनए कितने हैं, ए सिंगल स्टैंड है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, वाइल आरएनए इज, जबकि आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंड होता है। हैंस डीएनए आल्सो फिजिकली मोर स्टेबल, अतः डीएनए फिजिकली भी ज्यादा स्टेबल है, अतः डीएनए फिजिकली भी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि इसके डबल स्टैंड है, डबल स्टैंड है तो अच्छी तरह से स्थायी है, और एक पैर वाला है वो एक स्टैंड है तो कम स्थायी है ना। अगला लिखेंगे, डीएनए की प्रोटीन ज्यादा स्टेबल होती है, डीएनए प्रोटीन इज मोर स्टेबल, डीएनए की प्रोटीन ज्यादा स्टेबल होती है, डीएनए प्रोटीन इज मोर स्टेबल, डीएनए की प्रोटीन ज्यादा स्थायी होती है। Hence its structure not change easily, इसलिए इसकी संरचना आसानी से नहीं बदलती, इसकी संरचना आसानी से नहीं बदलती, है ना। क्या है उसमें, इसकी जो प्रोटीन है वो स्टेबल है, और जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर जल्दी से चेंज नहीं होता है। आरएनए में क्या होगा, प्रोटीन कम स्टेबल होंगे, लिखेंगे आरएनए के प्रोटीन कम स्टेबल हैं, आरएनए प्रोटीन इज लेस स्टेबल, आरएनए के प्रोटीन कम स्टेबल हैं, आरएनए प्रोटीन इज लेस स्टेबल, आरएनए के प्रोटीन कम स्टेबल हैं। हैंस द स्ट्रक्चर चेंज इजिली, अतः संरचना आसानी से बदल जाती है। दूसरा, डीएनए कभी भी डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता है, ठीक है ना, पहले डीएनए से डीएनए, फिर आरएनए, फिर प्रोटीन, है ना, जबकि आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बना देता है, ये भी एक कारण है। तो लिखेंगे अंतर, डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता, डीएनए नेवर मेक प्रोटीन डायरेक्ट, डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता, वाइल आरएनए मेक डायरेक्ट प्रोटीन, जबकि आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन को बना देता है, डायरेक्ट प्रोटीन को बना देता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस लिखवाए, है ना, कि सबसे अच्छा कौन है, ठीक है ना। लिखिएगा, रिजल्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री स्टडी, रिजल्ट ऑफ कंप्लीट स्टडी लिख देना, जो हमें अभी तक पढ़ा उसका अध्ययन से क्या रिजल्ट निकला, ये जो आपने पढ़ा है अभी, है ना, कंप्लीट स्टडी का रिजल्ट क्या रिजल्ट निकला, कौन ज्यादा अच्छा है, डीएनए या आरएनए, डीएनए। इसीलिए हम कहेंगे कि इसके अध्ययन से ये पता चला कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोर करने के लिए डीएनए बेस्ट है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए इज बेस्ट। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए सबसे अच्छा है। चेंज नहीं होता है,
तो स्टोर रहा आएगा। लेकिन सोचो अगर हमें कोई चीज को एक्सप्रेस कराना है तब तो ये जल्दी से एक्सप्रेस भी नहीं करेगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और अस्थायी कौन है? आरएनए। तो अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कराना है तो आरएनए बेस्ट है। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेस्ट, है ना। क्या करने के लिए? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे अच्छा कौन है? आरएनए है। स्टोर करने के लिए कौन है? डीएनए है। नाउ इट इज क्लियर डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब यह क्लियर है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इसी के पास सब कुछ है, स्टेबल की प्रॉपर्टी है। लेकिन दुनिया का पहला जेनेटिक मटेरियल जब सेल बनी थी तो आरएनए जैसी चीज आई थी, ऐसा लिखा था ना हम लोगों ने जब एवोल्यूशन देख रहे थे। तो इसमें लिख लेना, किंतु पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, बट द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। ये पहले भी लिख चुके हैं, किंतु पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ठीक है। डीएनए थोड़ा बहुत अपने आप को रिपेयर भी करता है, ठीक है ना, लेकिन उसके रिपेयरिंग के बाद भी उसमें म्यूटेशन हो जाता है, मतलब चेंज आ जाता है। जैसे थोड़ा चेंज हुआ तो उसको बनाने की कोशिश करता है कि मैं वैसा ही बन जाऊं, ठीक है ना, जैसा पहले था। लेकिन वो जो चेंज हो तब भी इसके बाद भी चेंजेस हो सकते हैं, और वही चेंजेस क्या कहलाते हैं? म्यूटेशन। पढ़ चुके हो ना। तो लिखना, डीएनए हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिपेयरिंग। डीएनए में रिपेयरिंग की भी प्रॉपर्टी है, डीएनए में रिपेयरिंग की प्रॉपर्टी है। डीएनए हैज अ रिपेयरिंग प्रॉपर्टी बट द म्यूटेशन अकर, किंतु म्यूटेशन हो जाता है, किंतु म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने डीएनए और आरएनए के बारे में डिफरेंस देखा, ये पता किया कि बेस्ट है और क्यों है। ठीक है। ये अच्छा है और किस लिए अच्छा है ये भी पता चल गया। ठीक है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और जो अगला है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। अब स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन आसमा, डीएनए की कॉपी बनाना, है ना। तो लिखेंगे मेकिंग कॉपी ऑफ डीएनए। जैसे एक डीएनए पहले से रहे और उससे दूसरा डीएनए उसी तरह का बना दो, तो हम कहेंगे कि ये प्रक्रिया क्या हो रही है? रेप्लिकेशन है ना। तो मेकिंग कॉपी ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपी बनाना ही रेप्लिकेशन है। लिखिए, डीएनए की कॉपी बनाना रेप्लिकेशन है। ठीक है। कब क्या है? कॉपी बनाना। अब ये सवाल है कि क्या सर डीएनए जैसे हमारी बॉडी के अंदर पड़ा है तो क्या वो रेप्लिकेशन चल रहा होगा अभी भी? क्या रेप्लिकेशन चल रहा होगा?
उर्मिला दीदी नहीं चल रहा है। रेप्लिकेशन केवल और केवल तब होता है जब कोशिका विभाजित होती है। सेल डिवीजन के दौरान ही तो बताता हूं कि इस अवस्था में दो बन गए और वो रेप्लिकेशन कहलाता है। तो रेप्लिकेशन केवल कब होता है? सेल डिवीजन में। तो लिखेंगे रेप्लिकेशन डन व्हेन सेल डिवीजन टेक प्लेस इन सेल। जब कोशिका में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, तभी रेप्लिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी समय रेप्लिकेशन चल रहा होगा। मतलब सेल डिवीजन नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। मतलब लिखेंगे नो सेल डिवीजन देन नो रेप्लिकेशन। ठीक है। ठीक है, तो फिर रेप्लिकेशन नहीं होता है। मतलब सेल डिवीजन के दौरान ही रेप्लिकेशन होगा कोशिका विभाजन के लिए, है ना। अब हमारे अंदर हो रहा है क्या? कब होगा? अगर कोई कोशिका डिवीजन चल रहा होगा तो होगा। प्रोकैरियोटिक में होता है या यूकैरियोटिक में होता है? तो ये प्रोकैरियोट में भी होगा और लिखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन बोथ प्रोकैरियोटिक इन यूकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों में होता है। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों में होता है। ठीक है, अब एक बात पता चल गई, सेल डिवीजन होगा तो रेप्लिकेशन होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन ये होगा कहां? कोशिका में किस स्थान पर होगा, है ना। तो लिखेंगे साइट ऑफ रेप्लिकेशन। साइट ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के स्थान, कहां कहां रेप्लिकेशन हो सकता है। साइट ऑफ रेप्लिकेशन, सबसे पहले क्योंकि ये है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के पास हो सकता है ना। तो पहला लिखेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस केंद्रक, न्यूक्लियोइड केंद्रिका। साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है। क्यों कहा मैंने साइटोप्लाज्म जी? क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक में कहां हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक के लिए साइटोप्लाज्म है ना। तो साइटोप्लाज्म में हो सकता है। और बोलो भाई, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए था, वो भी तो रेप्लिकेशन करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है ना। और कहां हो सकता है? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में सेल क्लोरोप्लास्ट
है ना, उसके पास भी कैसा था, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो हमारी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट है तो वहां भी हो सकता है, जहां जहां था। तो और कहां हो सकता है, लास्ट क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण वाला, याद आ रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है। इतने जगह पर इसके साइट हैं। ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई कि कहां कहां रेप्लिकेशन हो सकता है ना जी। न्यूक्लियस केंद्रक में हो सकता है, अगर प्रोकैरियोटिक से केंद्रक ही नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी रहता है तो उसके अंदर हो जाएगा, उसके और क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का है तो उसके मैट्रिक्स में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट, हमारी बॉडी के अंदर इनके अंदर भी है ना। चलो ये बात हो गई। अब रेप्लिकेशन का प्रमुख एंजाइम क्या है, ठीक है ना। तो लिखेंगे रेप्लिकेशन का एंजाइम। क्या हिसाब दे रही हो, क्या हिसाब दे रही हो, रेप्लिकेशन के एंजाइम, रेप्लिकेशन का एंजाइम, एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का जो एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या है, रेप्लिकेशन का एंजाइम है। आगे लिखेंगे, इन प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। इन प्रोकैरियोट्स रेप्लिकेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में होता है, बट बाइनरी फिजन के पहले, ठीक है ना, बिफोर, बोलो, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के पहले रेप्लिकेशन इसमें हो जाता है। तो लिख दीजिएगा बिफोर बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के पहले प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन बाइनरी फिजन के पहले होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, यूकैरियोट में केंद्रक पर होता है। इन यूकैरियोट इट अकर्स इन न्यूक्लियस। यूकैरियोट में केंद्रक में होता है, किस अवस्था में, सेल डिवीजन की यस अवस्था में होता है। तो लिख लीजिएगा, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में होता है, इन एस फेज ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की यस अवस्था में, कोशिका विभाजन की एस अवस्था में। जब यस फेज आती है तो वहां से रेप्लिकेशन से मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। ठीक है, जितना है उसकी एक कॉपी और बन जाती है। ठीक है, तो ये एस फेज में इसमें होता है। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जो पहला आइडिया दिया गया था, वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया। इसके बाद इन्होंने सोचा ऐसे रेप्लिकेशन होता होगा जिसके बारे में पहली थिंकिंग किसने की थी, क्रिक ने केवल सोचा था। किसने सोचा था, मतलब वाटसन और क्रिक में, क्रिक ये सोचते थे कि रेप्लिकेशन ऐसा होता होगा जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रिक, क्रिक के अनुसार रेप्लिकेशन अकर्स एज अ फॉलोइंग, एज अ फॉलोइंग। क्रिक के अनुसार
रेप्लिकेशन ऐसा होता होगा, रेप्लिकेशन ऐसा होता होगा। कैसा? ऐसा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं अब, ठीक है। तो रेप्लिकेशन के बारे में पहला आइडिया जो दिया वो किसने दिया? सबसे पहले उन्होंने कहा कि रेप्लिकेशन में जो स्टैंड बनती है वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर से बनती है, ठीक है। तो लिखेंगे पहला नंबर 1, रेप्लिकेशन में न्यू स्टैंड, इन रेप्लिकेशन न्यू स्टैंड formed by complementary base pair। काहे से बनती है? कंप्लीमेंट्री बेस पेयर से बनती है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर से बनती है। दूसरा, रेप्लिकेशन से पहले दोनों स्टैंड अलग हो जाती हैं, है ना। बिफोर रेप्लिकेशन बोथ स्टैंड बिकम सेपरेट, दोनों स्टैंड अलग हो जाती हैं। अब देखो आगे सवाल तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कैसे अलग हो जाती हैं। तो अभी हम आगे बताएंगे कि ये एंजाइम आता है, ये अलग होता है, ये इसको अलग करता है, ये इसको जोड़ने से रोके रहता कि फिर से ना जुड़े, है ना। तो ये सारी चीजें अभी आगे एंजाइम काम करते हैं रेप्लिकेशन में। वो एंजाइम हम अभी एक तरफ से लिखवाऊंगा कि ये एंजाइम काम करते हैं जिसका काम ये है, ठीक है। तो ये अलग हो जाती हैं कैसे? जैसे ये डीएनए था तो सबसे पहले जो स्टैंड है वो दोनों क्या हो जाती हैं? बोलो, अलग हो जाती है। क्या हो जाती हैं? अब यहां पर बेस पेयर लगे होते हैं, बताओ। जैसे ए टी जी सी, ऐसे ही है ना। ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऐसे ही जुड़े रहते थे ना। ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एंजाइम आएगा, वो उसे तोड़ देगा जिससे वो खुल जाएंगी। फिर एक ऐसा आएगा जो उसे चिपकने से भी रोकेगा, उलझने से रोकेगा कि कहीं हमारा जो डीएनए है वो उसका जो धागा है वो उलझ ना जाए, है ना। तो इसी तरह अब उन्होंने कहा कि सबसे पहले दोनों क्या हो जाती हैं? अलग। ये देखो ओल्ड स्टैंड है, ये भी पुरानी ही है क्योंकि दोनों इसी की हैं, तो दोनों पुरानी है। अब जैसे हम इसकी है ये वाली, तो यहां देखो ये ए था, यहां जी है, फिर ए है, फिर जी है, ए है, जी है, इस तरह से होंगे इसके अंदर पूरे में। इसी तरह इस वाले में रहे होंगे, यहाँ टी है, यहाँ सी है, टी है, सी है, टी है, सी है, टी है, सी है, ऐसे रहे होंगे। अब इसमें एक नई चैन बनती है, तो ये एक नई चैन बनती है इस तरह, ये न्यू स्टैंड। इसी तरह इसमें एक बनती है, ये न्यू स्टैंड। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, अर्ध संरक्षी। इसका मतलब एक नई होती है और एक पुरानी होती है, इसीलिए हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी होता है ना। अब उसने कहा कंप्लीमेंट्री बेस पेयर से बनते हैं, तो कंप्लीमेंट्री मतलब होता है उसका उल्टा जो पहले ओल्ड चैन में था। तो ए के साथ फिर से टी, जी के साथ सी, फिर ए के साथ फिर वही प्रोसेस, यहाँ टी तो इसका उल्टा ए, फिर यहाँ सी तो इसका उल्टा। देखो एक से उसी तरह के कई सारे बनने लगेंगे, सेम बनेंगे। देखो ए टी जी सी ए, ये क्या है? कंप्लीमेंट्री बेस पेयर से रेप्लिकेशन चल रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर खोलेगा कौन हाइड्रोजन कैसे टूट जाएगा, है ना, कैसे दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगी। तो ये तो प्रोसेस चल ही रही है, अभी आगे आएगा प्रोसेस, है ना जी। हाँ लिखो,
ठीक है, हो गया। तो यहां लिख लीजिएगा, अतः डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, सॉरी है ना, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। हैंस द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, अतः डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है ना। तो एक स्टैंड उसकी कैसी हो जाती है, बोलो, नई, और एक इसके बाद हो जाती है, बोलो। इसके बाद दो एक्सपेरिमेंट आए, इसके बाद दो एक्सपेरिमेंट आए, और उस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि हाँ डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। लिखेंगे, इसके बाद दो प्रमुख एक्सपेरिमेंट हुए। आफ्टर दैट टू इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इज डन, दो प्रमुख एक्सपेरिमेंट हुए जिससे यह सिद्ध हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। पहला है मिशेल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट, किस पर हुआ था, इन इकोलाई, आइसोटोप N15 यूज किया गया था इसमें, ठीक है। मिशेल्सन एंड स्टाहल अभी करवा रहे हैं इनका एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ये आया था 1958 में, इन 1958। दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ था टेलर ने, विक्सिया फावा पर। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का उपयोग किया गया था इसके लिए, जैसे वहां पर N15 लिया गया है, वैसे यहां पर रेडियो एक्टिव थाइमिडीन उपयोग किया गया था। तो ये दो एक्सपेरिमेंट हैं, और इन एक्सपेरिमेंट से हम ये कंफर्म कर देंगे कि हाँ डीएनए जो है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। चले, बोलो, बिठाया जाए। एक एक के करते हैं। पहले लिखिए मिशेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। On E. coli has the genetic material DNA. Grow on N15। इसको इन्होंने डीएनए के मटेरियल को N14 और N15 पे ग्रो करवाया। नॉर्मल N14 ही है,
ग्रो ऑन N14 एंड ग्रो ऑन N15। ये आइसोटोप लिया और उस पर क्या कराया, इसे ग्रो कराया, है ना। ये नॉर्मल नाइट्रोजन है, क्या है, नॉर्मल नाइट्रोजन। इससे जो डीएनए मिला उसे उन्होंने कहा एल डीएनए है, लाइट डीएनए, हल्का डीएनए है ये। लाइट माने हल्का, ठीक है। और दूसरा इसमें जो लिया था, इसके डीएनए को इसने कहा एच डीएनए, बोले तो हैवी डीएनए, क्योंकि इसमें क्या था N15, तो इससे भारी है, और ये इसमें क्या था N14। ये इन्होंने इसको ग्रो करवाया था इस तरह से। इसको बनाओ फिर बताते हैं। ये जो इकोलाई का है, इसका जेनेटिक मटेरियल 20 मिनट में डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ इकोलाई डबल इन 20 मिनट। लिखो लिखो इसको। हो गया, मिटाऊं? ऊपर वाला अब देखो, इन्होंने इकोलाई का डीएनए लिया जिसमें N14 था, और इसको ग्रो भी करवा दिया काहे पे, N14 में। तो स्वाभाविक सी बात है कि चाहे नया बने चाहे पुराना बने, उसमें दोनों स्टैंड कैसे हो जाएंगे, N14 वाले हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा लिया, N15 वाला ले लिया और उसको ग्रो भी काहे में करवा दिया, N15 में करवा दिया, तो इसमें आ गए दोनों में कैसे, N15 आ गए। इसके बाद इन्होंने इसको दोनों को डाल करके सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमा दिया, और इसके बाद जो इनको यहाँ ट्यूब में मिला, उस ट्यूब में इन्होंने देखा कि जो नीचे है वो H डीएनए मिल गया इनको, और ऊपर L डीएनए मिल गया। ये बिल्कुल होना ही था, क्योंकि ये लाइट था और ये हैवी था। तो हैवी जो था वो नीचे जाकर के बैठ गया, और जो L था वो कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। अब हम इनका प्रयोग करने जा रहे हैं, जिस प्रयोग से हमें ये पता चलेगा कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। इधर देखेंगे सब लोग। सबसे पहले मैंने ये इकोलाई लिया और ये इसका जेनेटिक मटेरियल लिया, इसमें मैंने दोनों स्टैंड को N15 कर दिया है। जरा गौर से देख लेना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो दोनों इकोलाई के स्टैंड में जो नाइट्रोजन लिया गया है वो कैसा लिया गया है बताओ, N15 वाला लिया गया है, और इसे ग्रो करवा देता हूं मैं N14 पर, ग्रो ऑन N14। तो ये 20 मिनट में अपना रिजल्ट दे देगा, क्योंकि 20 मिनट में डबल होना था। तो ये दो बनाया मान लो, तो एक यहां बना और एक इसका मैंने यहां बना दिया। तो सबसे पहले तो दोनों स्टैंड अलग होंगी। तो एक स्टैंड इसकी ये है, बोलो कौन सी वाली रहेगी, N15, क्योंकि एक तो ओल्ड रहेगी ही। दूसरी इसमें भी आएगी, ये कैसी रहेगी बताओ, N15, क्योंकि दोनों ओल्ड वाली हैं। जिस पर ग्रो हुआ था वो देखा गया कि यहाँ आ गया
N 14 पर। इसी तरह इसमें भी आ गया N 14 पर। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो होना ही था, क्योंकि एक ये N 15 ये ओल्ड है और जिस पर ग्रो करवाए वो न्यू है। यहां पर देखो ये ओल्ड है और जिस पर ग्रो हुआ वो न्यू है। बोलो, ये है N 15 है ना, ये क्या है? ओल्ड। और ये कैसी है? देख लेना, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि चलो ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसको हमने फिर से ग्रो करवाया, ग्रो ऑन N 14, और इसको फिर से ग्रो करवाया, ग्रो ऑन N 14, तो फिर से ये रिजल्ट कितने में देगा? ये भी 20 मिनट में अपना रिजल्ट देगा। तो इससे 2 बनाएंगे, 1 2, इससे भी 2 बनाएंगे, 1 2, ऐसे ही ना। अब यहां देखो इसके 2 हैं, एक N 14 है और एक N 15 है। ये मैंने लिख दिया N 15 और दूसरी स्टैंड जो है N 14। यहां देखो सेम है, एक है N और एक है N, ठीक है ना। ये सब कैसी हैं? ये सब कैसी है? ये ओल्ड है, ये भी कैसी है? ओल्ड है, ये भी कैसी है? ओल्ड है, ये भी कैसी है? ओल्ड है। अब 14 पर ग्रो करवा रहे हो तो दूसरी स्टैंड कैसी आएगी? 14 वाली आएगी। तो इसमें क्या करोगे? ये जो दूसरी आई ये कैसी हो गई? N 14। इसमें जो दूसरी आएगी वो कैसी हो जाएगी? N 14। ये वाली कैसी आएगी? N 14। ये कैसी आएगी? N 14। इसमें आप देखें N 14 N 14 N 14 N 14 है ना, ये कैसे आ रहे हैं? सिमिलर। और ये वाले N 15 ये वाले कैसे आ रहे हैं? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कितने % आ रहे हैं बताओ? 50%। हाइब्रिड कितने आ रहे हैं? हाइब्रिड मतलब कि जिसमें क्या हो रहा हो? दोनों हो रहा है। और लाइट डीएनए कितने आ रहे हैं? लाइट डीएनए कितने आ रहे हैं? लाइट डीएनए आ रहे हैं 50%। और अतः ये कैसा है? और हमें पता भी चल रहा है कि हमेशा एक ओल्ड आ रही है, एक न्यू आ रही है, एक ओल्ड आ रही है, एक न्यू आ रही है। अतः रेप्लिकेशन कैसा है? रेप्लिकेशन कैसा है? इज अ सेमी कंजर्वेटिव। ये एक प्रयोग से सिद्ध हो गया। आ गई ये बात समझ में? बोलो, बना लो। ठीक है, कल हम लोग इसकी प्रोसेस देखेंगे कि रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होता है और कैसे आगे बढ़ता है, कैसे अलग होता है। हेलिकेज आएगा, टोपोआइसोमरेज आएगा, बाकी सब आएंगे, कल एंजाइम आएंगे। ठीक है।